प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद एक इस तरह का वाद है जो कि सभ्यता की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आया है, और इसमें जो प्रमुख नारे हैं कि प्रकृति की ओर लौटो तथा सामाजिक बंधनों को तोड़ो, यह अपने समय में बहुत प्रसिद्ध हुए। प्रकृति वास्तव में एक जटिल शब्द है और शिक्षा के द्वारा इसका प्रकटन होना है और शिक्षा के माध्यम से इसके उद्देश्यों को पूरा होना है। लेकिन प्रकृति के कौन कौन से अर्थ हैं, आइए हम उन्हें समझ लेते हैं। हालांकि कोई भी अर्थ अपने आप में पूरा नहीं है। जैसे कि प्रथम अर्थ में प्रकृति का मतलब है निहित गुण, और विशेषकर वे गुण जो जीवन के विकास की ओर हमें ले जाते हैं और उन्नति की ओर ले जाते हैं। यह हुआ उसका पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ है बनावट के ठीक विलोम, यानी ठीक विपरीत। जिस कार्य में मनुष्य से सहयोग न लिया जाए वह सारा का सारा प्राकृतिक है, ऐसा मानते हैं दूसरे अर्थ को मानने वाले लोग। और तीसरा अर्थ जो है वो ये कहते हैं कि समस्त विश्व तथा उसकी क्रिया, और इस अर्थ में मानव जो कुछ भी करता है वह प्राकृतिक है क्योंकि वह मानव की प्रकृति के अनुसार है। लेकिन अगर हम इनका मंथन करेंगे तो पाएंगे कि इस तीनों ही विचार अपने आप में अपूर्ण हैं, और इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर यह उठा क्यों, प्रकृतिवाद के उठने के क्या कारण हैं। प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के कौन कौन से उत्तरदायी कारण हैं, यह जानना परमावश्यक है। वास्तव में मनुष्य खींच उठा क्योंकि सब कुछ ऐसा हो रहा था जो कि उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं था। मानव की अपनी एक प्रकृति है और उस प्रकृति के खिलाफ जब कुछ जाता है तो वह मानव में तनाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह शांति की तलाश कर रहा था। दूसरी ओर विश्व युद्ध ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कि वह इस चिंतन पर विवश हो गया कि मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य की प्रगति में कौन सी चीज़ें उत्तरदायी हो सकती हैं, कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी हो सकती है, और शिक्षा इसमें क्या योग प्रदान कर सकती है। पाश्चात्य चिंतनधारा की दार्शनिकता 18वीं शताब्दी के मध्य में वह ज्वार लाई जिससे प्रकृतिवाद उद्भवित हुआ। वस्तुतः उक्त तथ्य के स्पष्टीकरण हेतु उस काल की सामाजिक स्थिति का अवलोकन अपरिहार्य प्रतीत होता है। उस काल में जर्मनी में अति धार्मिकता या पूर्णशीलता, पिटिसिज्म, फ्रांस में जैनसेनिज्म, इंग्लैंड में अति नैतिकतावाद यानी कि प्यूरिटैनिज्म के आंदोलन से धर्म में नियमनिष्ठता व नियम विनिमय फॉर्मलिज्म बढ़ रहा था। धर्म की कठोरता आडंबर की उत्पत्ति का कारण बन रही थी। लुई चतुर्दश का यह शासनकाल यूरोप में फ्रांस की श्रेष्ठता का काल था। साहित्यिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक प्रायः सभी क्षेत्रों में फ्रांस दूसरे हेतु आदर्श स्वरूप हो रहा था। चर्च सर्वे सर्वा था। विचार और कार्य के क्षेत्र में उसकी ध्वनि अंतिम थी। इस निरंकुशता ने धनिक वर्ग को मदमस्त किया व साधारण जन वर्ग इस मस्ती का शिकार बना। यथा साधारण लोगों को आलू की तरह भून देना, 164 अपराध होने पर मृत्युदंड इंग्लैंड में, कल्पित नास्तिकों पर अत्याचार आदि के परिणाम स्वरूप विरोध की ध्वनि का गुंजन हुआ। वास्तव में धर्म जब नुकसान करने लगे, भय पैदा करने लगे, तब उसके प्रति भी लोगों का मोह भंग हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इस काल में हुआ कि चर्च बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए और शक्तिशाली लोगों का साथ देने लगे। आम आदमी के साथ दमन की नीति का उद्भवन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकृतिवाद का उदय हुआ। यह मुख्यतः दो तरीकों से हुआ। कैसे कैसे? पहला कि बुद्धि द्वारा विचारों के प्रसार की परिणति प्रकृतिवाद में हुई, जिसे बुद्धि द्वारा विरोध या प्रबोध, एनलाइटनमेंट कहते हैं। प्रबोध की लहर प्रकृतिवाद के उद्भव का कारण बनी। इस लहर को फैलाने का श्रेय फ्रांस व जर्मनी के दार्शनिकों, स्वतंत्र विचारकों व आध्यात्मिक लेखकों को है। इंग्लैंड में लॉक को प्रबोध का प्रतिनिधि कहा जाता है। कई विद्वान बौद्धिक शक्ति की प्रथम लहर का प्रतिनिधि वाल्टेयर व उत्तर काल की लहर का प्रतिनिधि रूसो को स्वीकारते हैं।
रूसो के व्यापक प्रभाव को स्वीकारते हुए ही कहा गया कि जो दूसरे सोच रहे थे उसे वॉल्टेयर ने कहा, परंतु जो दूसरे अनुभव कर रहे थे उसे रूसो ने कहा। दूसरी बात कि जनवर्ग द्वारा अधिकार प्राप्ति के संघर्ष की परिणति फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में हुई और प्रकृतिवाद को आधार मिला। अगर हम इन सब का मंथन करें तो हम पाते हैं कि इस प्रकार राजनीति, धर्म व विचार के क्षेत्र की निरंकुशता का परिणाम प्रकृतिवाद के रूप में अस्तित्व में आया। अब धर्म का आधार चर्च नहीं बल्कि मानव स्वभाव या नया आदर्श बना। आप ये देखिए कि जब धर्म में पाखंड बढ़ जाता है, क्रियाकांड बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह न्यायप्रिय नहीं रह जाता और उसकी दृष्टि भी सम नहीं रह पाती। वह कुछ लोगों के हाथ का खिलौना, उनका सहायक बन जाता है और दूसरों के शोषण का कारण बन जाता है। और इसी वजह से यह अस्तित्व में आया ऐसा वाद जो कि मानव स्वभाव को आदर्श मानता है। प्रकृतिवाद के संबंध में बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए और बहुत सारी परिभाषाएं अस्तित्व में आई। यहाँ तक कि कुछ विचारकों ने तो ये कह दिया कि रूसो प्रकृतिवादी नहीं है। उसके जो प्लेटो के जिनके निर्देश में वो काम कर रहा था, जिनकी बातों को, जिनके सिद्धांतों को स्वीकार कर रहा था, वो खुद आदर्शवादी थे। तो ऐसी स्थिति में इनके उद्देश्य और इनकी व्यवस्थाएं, इनकी सोच यह भी इस तरह की हैं जो कि आदर्शवाद से साम्य रखती हैं, तो इसको प्रकृतिवादी कहना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत से विचारकों ने प्रकृतिवादी के रूप में इसको स्वीकार किया और इसी आधार पर जो विभिन्न परिभाषाएं सामने आई हैं उनमें से कुछ को मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। प्रकृतिवाद की परिभाषा देते हुए W.E. हॉकिंग ने कहा, क्या कहा कि नेचुरलिज्म इज द टाइप ऑफ मेटाफिजिक्स विच टेक्स नेचर एज द होल ऑफ रियलिटी दैट इज इट एक्सक्लूड्स whatever is supernatural और otherworldly। इसका आशय है कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है, अर्थात यह पराप्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। कहने का मतलब यह है कि ये कहते हैं जो कुछ है वह यही है, इसके अलावा कहीं कोई दूसरा लोक नहीं है, कोई दूसरा जगत नहीं है, और जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो तत्व आप देख रहे हैं, उनके आधार पर ही सब चीज़ों का सृजन होता है। जब इन तत्वों का मिलन होता है तो एक जैसी वस्तुएं बन जाती हैं, और जब इनका विघटन होता है तो यह पुनः उसी में ही विलीन हो जाती हैं। इस बात को स्वीकार कर रहे थे W.E. हॉकिंग। जबकि जेम्स वार्ड महोदय का क्या कहना है, ये कहते हैं नेचुरलिज्म इज द डॉक्ट्रिन which separates nature from God, subordinates spirit to the matter and sets up unchangeable laws as supreme। ये कहते हैं कि नेचर को यानी कि प्रकृति को ईश्वर से पृथक करने वाला वाद है ये प्रकृतिवाद। इसका अर्थ देखिए कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च मानता है। बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण संदेश है इनका इसमें छिपा हुआ कि आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। ये कह रहा है ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, कोई ऐसी ताकत, ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ईश्वरीय है, बल्कि ये भी मैटर से बना हुआ है और सब कुछ मैटर पर ही आधारित है। मैटर का संयुक्त होना भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न चीज़ों को जन्म देता है। और इसीलिए थॉमस एंड लैंग महोदय कहते हैं कि नेचुरलिज्म एज अपोज्ड टू आइडियलिज्म सबऑर्डिनेट्स माइंड टू मैटर एंड होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज मटेरियल नॉट स्पिरिचुअल। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। इन्होंने जो कहना चाहा है कि जिस तरह से आदर्शवाद विचार को ही अंतिम सत्ता मानता था, विचार को ही सब कुछ मान रहा था और विचार से बढ़कर कुछ नहीं है, विचार की वजह से हर चीज़ की परिणति हो रही है, ये इसको ऐसा नहीं मानते। यह कहते हैं किसी भी चीज़ के निर्माण में, किसी भी चीज़ की किसी भी व्यवस्था में तत्वों का योग है और तत्वों का जिस तरह का संयोग है उस तरह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और सब कुछ, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी तो कार्बनिक मैटर ही है। इसमें अगर हम कोई विकार आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम इसमें कोई पदार्थ लेते हैं,
कोई दवा की गोली लेते हैं जिससे कि उसके कुछ तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं और फिर हम जो है उस विकार से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ तो पदार्थ से ही बना हुआ है और पदार्थ ही सबसे ऊपर है, मैटर सबसे ऊपर है, विचार को सबसे ऊपर नहीं रखा जा सकता। थॉमस एंड लैंग महोदय इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जॉयसे महोदय का मानना है कि नेचुरलिज्म इज ए सिस्टम whose silent characteristics is the exclusion of whatever is spiritual or indeed whatever is transcendental or experienced from our philosophy of nature and man। प्रकृतिवाद वह तंत्र है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से परे नहीं हैं। अंतिम शब्द देखिए कि जो हमारे अनुभवों से परे नहीं है, इसको जो है सबसे प्रमुख स्थान देने की बात ये कह रहे हैं। यह कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता स्वीकार्य नहीं है, बल्कि जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वह सारा का सारा आपको चिंतन की विषय वस्तु हो सकती है। और इसीलिए किसी भी आध्यात्मिक ताकत को किसी भी तरह का कोई बढ़ावा नहीं देना चाहते, क्योंकि यह उठा ही इस वजह से था कि पीछे के सारे धार्मिक चौंचलबाजी जो है वो नुकसान पहुंचा रही थी मानव को। इसलिए ये यथार्थ के करीब बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं कहीं यह प्रयोजन को स्पर्श करते हुए दिख पड़ते हैं। प्रकृतिवाद चूँकि इस तरह का वाद था जो कि प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानता है, मैटर को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए आगे बढ़ता है, विचार को सेकेंडरी मानता है, तो इसलिए इसके कौन कौन से प्रकार निकल करके आते हैं, आइए इन पर विचार करते हैं। तत्व ज्ञान की दृष्टि से प्रकृतिवाद को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। पहली बात है वैज्ञानिक प्रकृतिवाद। वैज्ञानिक प्रकृतिवाद भी दो भागों में बटा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान आधारित प्रकृतिवाद और दूसरा प्रकृतिवाद आधारित प्रकृतिवाद, जीव विज्ञान आधारित प्रकृतिवाद। तो पहला जो है, जो भौतिक विज्ञान आधारित प्रकृतिवाद है, उसमें हमें ध्यान देना है आकस्मिकता का सिद्धांत। ये कह रहे हैं कि तत्व जिस रूप में संयुक्त हो उस तरह की चीज बन जाती है, और अगर उसका दूसरी तरह से मिलना हो तो दूसरी चीज अस्तित्व में आ जाती है, और एक समय पर जड़ पदार्थों में चेतनता उत्पन्न हो जाती है और एक स्तर पर जाकर के वही पदार्थ पुनः विघटित हो जाता है और वो जड़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, तो एक स्तर पर इसमें चेतनता आ जाती है और जब ये शरीर हम छोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में वह पुनः जड़ हो जाता है और पुनः उन्हीं तत्वों में विघटित हो जाता है। इसको कहते हैं कि एक आकस्मिक रूप से चेतनता आ जाती है और आकस्मिक रूप से वह जड़ हो जाता है। दूसरा जो है जीव विज्ञान आधारित प्रकृतिवाद, इसमें डार्विन की विकासवादी थ्योरी से इसे मदद मिली है, लेकिन इसके बारे में अगर हम सहज अर्थों में समझना चाहें तो जिस तरह से घड़ी की टिक टिक होती है उसी तरह से हमारे हृदय की धड़कन होती है, और हम अपनी प्रकृति के अनुसार जिस तरह की हमारी आवश्यकताएं हैं उस तरह से हमारे स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मनुष्य में कभी पूंछ थी, आज नहीं है। डार्विनवाद का जो विकासवाद है, जहाँ जिराफ की गर्दन की संबंध में बात आई है, तो ऊंचे पेड़ की पत्तियों के लिए उसका उस तरह से विकास, इसको ये स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि कम से कम यह दिख तो रहा है, आध्यात्मिक नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, सुपर नेचुरल नहीं है, यह नेचुरल है। इसलिए इन्होंने भौतिक विज्ञान आधारित और जीव विज्ञान आधारित दो तरह के हिस्सों में बांटा है वैज्ञानिक प्रकृतिवाद को। दूसरी बात है यंत्रवाद। ये यंत्र की तरह से है, पूरा विश्व एक विशाल यंत्र है और मानव का शरीर स्वयं में एक यंत्र है। जहाँ पर हम विज्ञान के संदर्भ में कह रहे थे कि उसके द्वारा बनाए गए एपरेटस विभिन्न क्रियाएं करते हैं, इसी तरह से यह मानव यंत्र भी तो कार्य करता है। और ये यंत्र जिस तरह से आप महसूस करते हैं घड़ी की टिक टिक को, उस तरह से अपनी धक धक को महसूस कीजिए। वह एक नियंत्रित कार्य कर रही है, एक नियंत्रित पथ पर जा रही है और उसे पूरा कर रही है। उसी तरह से हम अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उनका पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। तो मनुष्य शरीर भी एक यंत्र है और यह भौतिक है, मैटर से बना हुआ है, इसको ये कहते हैं। इस तरह से इसके ये दो हिस्से करते हैं, जबकि वैज्ञानिक प्रकृतिवाद को खुद को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। आइए अब विचार करते हैं
कि इस प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, इस पर विचार करने के लिए हमें समझना होगा प्रकृति के मूल अर्थ को, और इसका जो मूल अर्थ है वह स्वभाव के बहुत नज़दीक है। हर मानव की अपनी प्रकृति होती है और प्रकृति के हिसाब से उसको शिक्षा दी जाए, उसमें बहुत अधिक हस्तक्षेप न किया जाए, बाहर से चीज़ों को न थोपा जाए, ऐसी सारी चीज़ों को इन शिक्षा की विशेषताओं में शामिल किया गया है। ये कहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, फुल फ्रीडम, बच्चे को पूरी तरह स्वतंत्रता दी जाए और वह उस स्वतंत्रता का सहारा लेकर के स्वाभाविक रूप से अपना विकास करेगा, उसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसको यह एक विशेषता मानते हैं। दूसरी बात, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आखिर शिक्षा है किसके लिए? जब शिक्षा बालक के लिए है तो बालक की ओर ही केंद्रित होनी चाहिए। उसमें किसी दूसरे को अपना प्रधान भाव रखने की आवश्यकता नहीं है कि आप गुरुवर हैं, आपका जो भी कार्य है वो पर्दे के पीछे है। आप उसके लिए केवल व्यवस्थाएं बना दें जिससे कि वह अधिगम कर सके। इसलिए इस शिक्षा की विशेषता यह है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा है। दूसरी बात, प्रोग्रेसिवनेस। आप पुरानी पाखंडवादी व्यवस्थाओं में न रहें बल्कि प्रगतिशीलता का दामन पकड़ें, प्रगतिशीलता का ये समर्थन करते हैं और समय के साथ चलने के वाहक हैं। ये कहते हैं कि जिस तरह के परिवर्तन आप आज महसूस कर रहे हैं, जिस तरह की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं, वह सारी की सारी आवश्यकता बालक स्वाभाविक रूप से महसूस करेगा और उसके लिए कार्य करेगा। तो उसमें आप रूढ़ी बन करके खड़े ना हो जाएं, बल्कि उसका स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास होने दें। अगली बात ये कहते हैं कि किताबी ज्ञान का विरोध, एबोलिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। जो पुस्तकीय ज्ञान है उसका ये विरोध करते हैं कि इसका अनावश्यक बोझ बच्चे के ऊपर न रखा जाए, उसे स्वाभाविक रूप से सीखने दें, उसे खेलने दें और वो उसके माध्यम से सीखे, उसे प्रकृति के करीब ले जाएं और किताबों से उसकी दूरी को बनाए रखें। किताबी ज्ञान का समर्थन, किताबी ज्ञान का समर्थन न करना यह इसकी एक प्रमुख विशेषता है और ये प्रकृति के बहुत करीब ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि निषेधात्मक शिक्षा, एजुकेशन जो है वो निषेधात्मक होनी चाहिए, और निषेधात्मक अगर शिक्षा नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में बालक का सम्यक विकास होना संभव नहीं होगा। इसलिए ये निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन करते हैं। रूसो महोदय खुद कहते हैं कि द फर्स्ट एजुकेशन ऑट टू बी प्योरली नेगेटिव, इट कंसिस्ट नॉट ऑल इन टीचिंग वर्च्यू और ट्रुथ बट इन शील्डिंग द हार्ट फ्रॉम वाइस एंड द माइंड फ्रॉम द एरर। बालक की प्रथम शिक्षा विशुद्ध रूप से निषेधात्मक होनी चाहिए। इसमें सत्य और सद्गुण की शिक्षा बिल्कुल सम्मिलित न होकर बालक के हृदय को अवगुण से तथा मन को त्रुटि से बचाना निहित है। ये कह रहे हैं कि आप ये मत कहो उसे कि सत्य बोलो, बल्कि इसको इस तरह से कि असत्य मत बोलो। बात वही स्थापित हो रही है, लेकिन हमें नेगेटिव एस्पेक्ट को, नेगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा का ये समर्थन करते हैं और इसके समर्थन में पूरी तरह से खड़े हुए हैं कि बालक तभी सही से अधिगम कर पाएगा अगर शिक्षा का स्वरूप निषेधात्मक होगा। अगली बात, प्राकृतिक पद्धतियों का अनुसरण, फॉलो ऑफ नेचुरल प्रोसेस। ये कह रहे हैं प्रकृति के हिसाब से उसे जो है सीखने दो। पुष्प का ज्ञान करना है, कौन सा पुष्प है इसे बताओ मत, किताब में मत दिखाओ, उसे ले जाओ उस पुष्प के पास में। जिस तरह से भूगोल के विद्यार्थी जाते हैं टूर पर और उसे देख कर के आते हैं, उस स्थल को, उस मिट्टी को महसूस करते हैं कि हाँ यह काली मिट्टी है, तो बता ये कपास का उत्पादन यहाँ पर होता है, तो वो बालक भी उसके बीच जाएं, झरने पर जाएं, समुद्र पर जाएं और वहाँ जा कर के उस चीज़ को महसूस करें, उसे देखें। और ये बात सत्य है कि अगर मान लीजिए समुद्र से एक चम्मच जल ला करके आपको दिखाया जाए तो समुद्र का जो भान है, समुद्र का जो ज्ञान है वह हमको नहीं हो सकता। हमें प्राकृतिक पद्धतियों का अनुसरण करना होगा और प्रकृति के समीप जा कर के उसको समझना और देखना होगा। आइए अब विचार करते हैं प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों पर। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत जो हैं वह चार्वाक दर्शन के काफ़ी नज़दीक जान पड़ते हैं। चार्वाक महोदय
ने जिस तरह से कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यानी कि कोई पुनरागमन नहीं होता है, इसलिए ऋण लेकर के अगर घी पीना है तो पियो, अपने शरीर को बनाओ। यह इससे कुछ कुछ साम्य रखता है। हालांकि इसके मूल सिद्धांत हमें प्रकृति की ओर ले जाने में सहायक हैं और हमें प्रकृति से सीधे रिश्ते को जोड़ते हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, किसी ईश्वरीय ताकत ने इसको नहीं बनाया है, किसी मस्तिष्क के द्वारा सोच विचार करके इसको नहीं बनाया है। यह प्रकृति द्वारा रचित है और उसी के द्वारा बना हुआ है, और जहाँ पर भी इसको नष्ट होना होता है वह भी एक प्राकृतिक क्रिया है, उसकी वजह से वह विनष्ट स्थिति को प्राप्त होते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि भौतिक संसार सत्य है, इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह स्वर्ग नरक की परिकल्पना पर विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं जो कुछ है वो यही है, यहाँ से हट करके कहीं पर भी कुछ नहीं है, और जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम आपको इसी जगत में मिलना है, कोई और जगत है ही नहीं, कोई और आध्यात्मिक संसार है ही नहीं। तीसरी बात यह कहते हैं कि आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व। आत्मा क्या है? पदार्थजन्य है, पदार्थ से बना हुआ है, एक स्तर पर आकर के उसमें चेतनता आ गई है। इस बात को ये स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि यह इसकी एक विशेषता है। और इस तरह से ये एक मूलभूत बात है कि आत्मा को आप ये मत मानिए कि कहीं कोई परमात्मा है और उसने फिर इनको जन्म दिया है, इस तरह की चीज़ों से ये आपको दूर ले जाते हैं। ये कहते हैं मैटर से बना हुआ है सब कुछ, और आत्मा भी मैटर की ही देन है। अगली बात, सर्वश्रेष्ठ सांसारिक कृति मानव। ये कहते हैं कि संपूर्ण संसार के मानवों में एकता की एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, और संसार की सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वह मानव ही है, क्योंकि मानव के पास जो स्तर उसने प्राप्त किया है चेतनता का, उसमें थिंकिंग की पावर आ गई। तो यह स्थिति दी बेस्ट स्थिति है, और तमाम जो जीव हैं उनमें यह स्थिति भी नहीं आई है। इस वजह से सांसारिक जो सर्वश्रेष्ठ कृति है उसे मानव को ही माना जा सकता है। यह अपने सिद्धांतों में इस बात को स्वीकार करते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया। मानव का विकास जो है वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कोई ईश्वर नहीं है जो कि उसको बढ़ा रहा है, कोई बाहर की ताकत नहीं है जो उसको बढ़ा रही है, बल्कि वह उसकी प्रकृति के अनुसार विकास के तमाम सोपान तय कर रहा है और विकास की विभिन्न स्थितियों को प्राप्त कर रहा है। इसमें हमें कहीं किसी चीज़ का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक क्रिया है और प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वतः घटित हो रही है। अगली बात, अगला सिद्धांत के रूप में हम ले सकते हैं कि मानवीय जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। वही सुखपूर्वक जीना जो कि चारवाक महोदय ने कहा था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली व्यवस्था पर ही ये विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। जबकि आध्यात्मिक जगत वाले और दूसरे विचारक सुख को बहुत ऊंचे स्तर का मूल्य नहीं मानते, लेकिन प्रकृतिवादी कहते हैं कि कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में उद्देश्य तो सुखपूर्वक जीना ही है। अगला पॉइंट, सुखपूर्वक जीने हेतु प्राकृतिक जीवन उत्तम। अब आप देखिए किस तरह से एक दूसरे से मिले हुए हैं, किस तरह से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं कि सुखपूर्वक जीने हेतु भी प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है। अगर हम प्रकृति से दूर चले जाएंगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए तो नारा दिया गया था प्रकृति की ओर लौटो, और इसीलिए नारा दिया गया था कि तमाम बंधनों को छोड़ो, क्योंकि जो ही बालक जन्म लेता है तभी वो तमाम बंधनों में जकड़ जाता है। इससे पहले वह बिल्कुल स्वतंत्र है। पैदा होते ही कोई कह रहा है कि हम इसकी बुआ हैं, कोई कह रहा है पिता हैं, कोई कह रहा है माता है, कोई चाचा है, कोई नाना है, कोई पापा है, यानी बहुत सारे संबंध हो जाते हैं, और सारे के सारे संबंध क्या हैं, उसको बांधते हैं। तो बंधन से मुक्त रहे, प्रकृति के करीब रहे, वही जीवन सबसे उत्तम जीवन है, और सबसे सुखपूर्वक तभी व्यक्ति रह सकता है जबकि उसकी इस तरह के बंधनों से मुक्ति हो और प्रकृति से समीपता। अगली बात, प्राकृतिक जीवन में सामर्थ्य, समायोजन और परिस्थिति पर नियंत्रण आवश्यक। आप देखिए, विषम परिस्थितियों में हमें परिस्थिति पर नियंत्रण करना है, अपनी सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को बढ़ाना है,
और जब हम प्रकृति के हिसाब से स्वाभाविक विकास होने देंगे तो यह सामर्थ्य हमारी बढ़ेगी, यह समायोजन की हमारी क्षमता बढ़ेगी और परिस्थिति पर नियंत्रण हम कर पाएंगे। अब अगला बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि राज्य केवल व्यावहारिक सत्ता, ये केवल एक व्यावहारिक सत्ता है, यह प्राकृतिक नहीं है, ये मानव द्वारा बनाई गई है और इसे हम प्राकृतिक सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यह कामों को चलाने के लिए एक व्यावहारिक सत्ता है जिसे कि हम राज्य कहते हैं। आइए अब हम विचार करते हैं प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। जब हम बात करते हैं शिक्षा से जोड़ने की, तभी सीधी सीधे बात आ जाती है कि शिक्षा के उद्देश्यों से इसका क्या लगाव है और शिक्षा के जो बहुत सारे अंग हैं उन अंगों से इसका क्या संबंध है। जैसे जो अंग है, अध्यापक है, विद्यार्थी है, अनुशासन है, विद्यालय है, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि है, तो उससे प्रकृतिवाद किस तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन उन सबको जानने के लिए हमें उद्देश्यों को जानना आवश्यक है, क्योंकि वो सारे के सारे अंग उस उद्देश्य के लिए ही तो कार्य करेंगे। अगर मान लीजिए अध्यापक है या विद्यार्थी है, तो प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हैं उनकी प्राप्ति के लिए ही सारे के सारे प्रयास करेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को। इसमें पहला, प्रकृति का अनुसरण। रूसो की प्रसिद्ध कृति एमिल के अंग्रेजी अनुवाद में विलियम पेने अपने अनुवादकीय प्राकथन में लिखते हैं। आप देखिए, विलियम पेने, इन्होंने बहुत अध्ययन किया और ये उस काल के प्रकांड पंडितों में माने जाते हैं जिन्होंने किसी भी चीज़ को बेसिक से सीखा हो, और इन्होंने अपने अनुवादकीय प्राकथन में जो लिखा है वह मैं आपके समक्ष रखता हूँ। सिंप्लीफाई योर मेथड्स एज मच एज पॉसिबल, distrust the artificial aids that complicate the process of learning. Bring your pupil face to face with reality. Connect symbol with substance. Make learning as far as possible process of personal discovery. Depend as little as possible on mere authority. This is my interpretation of Rousseau's Follow Nature. यानी कि रूसो क्या कह रहा है, उसके बारे में इनका अनुभव क्या कह रहा है, वह इन्होंने यहाँ पे कहने का प्रयास किया है। इसको आप हिंदी में समझिए। अपनी पद्धतियों को यथासंभव सरल बनाओ। शिक्षण प्रक्रिया को जटिल बनाने वाले कृत्रिम साधनों में विश्वास न करो। अपने शिष्य को यथार्थ का सामना करने दो। प्रतीक को पदार्थ से संयुक्त करो। यथासंभव सीखने की क्रिया को स्वानुसंधान की प्रक्रिया बनाओ। केवल शब्द प्रमाण पर बहुत कम निर्भर रहो। मैं रूसो की उक्ति प्रकृति का अनुसरण करो का यही तात्पर्य समझता हूँ। और यह जो इन्होंने अपने इसमें प्राकथन में लिखा था, यह इनके विचार, इनके भाव उस समय बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और बहुत सारे लोगों का समर्थन इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने जो लास्ट वाली बात कही कि केवल शब्द प्रमाण पर बहुत कम निर्भर रहो, यानी कि केवल शब्द प्रमाण पर ही नहीं बल्कि जाकर के वास्तविक रूप से देखिए क्या स्थिति है, और जब आप सीधे उसके टच में आते हैं तब आप उसका अधिगम भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। मान लीजिए मैं किसी पुष्प की बात बताऊं और उसे बताऊं कि इस तरह का है, वो पीले रंग का है, ये है वो है, उसे कहने की जगह अगर मैं मान ली सूरजमुखी या गेंदे के पुष्प को दिखा दूंगा तो उससे ज़्यादा अच्छा अधिगम होगा। और ये कह रहे हैं कि इसलिए शब्द प्रमाण पर बहुत कम निर्भर रहो। सारे को बहुत ही कम, जिस तरह बिहारी गागर में सागर भर देते हैं, उसी तरह से इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात को कहने का प्रयास यहाँ पर किया है। और इसके लिए निश्चित रूप से विलियम पेने का समर्थन करना ही होगा कि इन्होंने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आइए अब हम विचार करते हैं इसके दूसरे बिंदु पर, मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतीकरण एवं शोधन। जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं इनका हमें मार्गांतीकरण करना है, उस ओर ले जाना है जिससे कि वह प्रकृति के समीप है, और इस तरह से उसका परिमार्जन करना है, शोधन करना है, जिससे कि प्रकृति की समीपता एक स्वाभाविक गुण बन जाए। हमें जो कुछ भी करना है वह इस तरह का हो जो कि बालक की सहज प्रकृति में कहीं किसी तरह का कोई बाधक न बने। तो शिक्षा के द्वारा यह इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं।
अगला उद्देश्य है जीवन संघर्ष की सामर्थ्य का विकास। जीवन में संघर्ष की स्थिति बनेगी, हमेशा सुख सुख नहीं हो सकता, हमेशा दुख दुख नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष से लड़ने के लिए वास्तविक जमीन पर उस बालक को खड़ा करना है। तो हमें उस सामर्थ्य का विकास करना है जिससे कि वह खुद संघर्ष कर सके और संघर्ष करके उन समस्याओं से निपट सके। अगला बात, पर्यावरण से अनुकूलन। शिक्षा के माध्यम से हमें इस तरह की स्थिति बनानी है कि वह अनुकूलन करना सीख जाए और जो कुछ भी हमारे हर ओर है, पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, जो कुछ भी हमारे हर ओर है उस सब के साथ वह अनुकूलन करते हुए स्वाभाविक रूप से विकास को प्राप्त कर सके। यह प्रकृतिवाद का एक उद्देश्य है। प्रकृतिवाद के अगले उद्देश्य पर पहुंचते हैं, प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना। वह कृत्रिमता के समीप न जाए, वह बनावटीपन के समीप न जाए, बल्कि प्राकृतिक जीवन जीने के योग्य बने और प्रकृति से वास्ता रखे, प्रकृति की चीज़ों का सहज इस्तेमाल करे, वह उसके लिए हर तरह से उचित रहेगा। आज अगर मान लीजिए हम तमाम कृत्रिमता की ओर बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में उससे पूर्ण निदान नहीं होता, जबकि प्रकृति में सब कुछ मौजूद है और प्रकृति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और हम अपनी तमाम व्याधियों का, तमाम परेशानियों का अगर समाधान कहीं पा सकते हैं तो प्रकृति से हमें मिल सकता है। और ये इसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि शिक्षा का ये कार्य है कि वह उसको प्राकृतिक जीवन जीने के योग्य बना दे। अगली बात ये कहते हैं कि पूर्ण सामाजिक जीवन की तैयारी। ये कहते हैं हर इकाई को, हर यूनिट को तैयार कर दो आप इस तरह से जिससे कि वह पूर्ण सामाजिक जीवन जी सके और सबके साथ व्यवहार कर सके, खुल करके जिस तरह की आवश्यकता हो इस तरह का उसका चिंतन उस समय हो और वह उस तरह की प्रतिक्रिया करे जिससे कि अच्छा सामाजिक जीवन जी सके। अगली बात, व्यक्ति की वैयक्तिकता का विकास। इस पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इंडिविजुअल रूप से उसके विकास, बालक के विकास के लिए आपको किसी तरह की बाधा नहीं बनना है, ना बाधा खड़ा करना है, ना कोई नया चीज़, ना कोई इस तरह की कृत्रिम चीज़ से उसका वास्ता करवाना है, बल्कि उसकी जो वैयक्तिकता है उसमें किसी तरह का अंकुश हमारे किसी भी माध्यम से नहीं लगना चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य ये है कि वह इस तरह की व्यवस्था बनाए जिससे कि उसकी वैयक्तिकता भंग ना हो, उसकी प्राइवेसी बनी रहे, उसका चिंतन स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके और उसमें किसी तरह की बाधा हमारे ऊपर से लादे हुए किसी सिद्धांत की वजह से, किसी कृत्रिमता की वजह से ना पड़े। अगली बात ये कह रहे हैं कि जातीय गुणों का विकास व संरक्षण। जो गुण हैं, जो पेरेंटल हैं, जो आनुवंशिक हैं, जो व्यवस्था की देन है, उन गुणों का विकास उसमें स्वाभाविक रूप से होगा क्योंकि वह ऐसे क्लाइमेट में ऐसे लोगों के बीच में रह रहा होगा और इसका हमें संरक्षण करना है। क्यों? कि हमें उसका विकास सुनिश्चित करना है। कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिससे कि कहीं कोई अवरोध पैदा हो। फिर ये कह रहे हैं कि अवकाश का सदुपयोग, लेजर टाइम का सही इस्तेमाल हो सके, उसके लिए उसके मानस को पर्दे के पीछे रह करके तैयार करना है, डायरेक्ट नहीं कहना है और निषेधात्मक शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए कहना है जिससे कि वह अपने समय का उपयोग करना सीख जाए और उपयोग की जगह इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है सदुपयोग, सही उपयोग करना सीख जाए। अगली बात, ये सारा का सारा होगा तभी जबकि हम जीवित रहेंगे, हमारा अस्तित्व बना रहेगा। इसीलिए इन्होंने जो उद्देश्य रखा है 10वां, वह है आत्मरक्षा। स्वयं की रक्षा करना वो सीखे, वह बलिष्ठ बने, उसकी सारी इंद्रियां सशक्त हों, तब वह आत्मरक्षा में सक्षम होगा और आत्मरक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यह शिक्षा से अपेक्षा करते हैं। अब हम विचार करते हैं कि प्रकृतिवाद और बालक, नेचुरलिज्म एंड चाइल्ड, क्या संबंध है प्रकृतिवाद का बालक से और प्रकृतिवादी किस तरह के बालक को अपने प्रकृतिवादी बालक के रूप में स्वीकार करते हैं। बालक जन्म के समय विकार रहित, निश्चल, निष्कपट, वर्ग, समुदाय, रीति रिवाज, रूढ़ियों व सामाजिक विकृतियों से मुक्त होता है, जबकि मनुष्य इसके विपरीत स्वभाव का होने के कारण सुंदर की जगह असुंदर, अच्छाई के स्थान पर बुराई प्रत्यारोपित करता है। ऐसे दूसरे समाज के संपर्क में आकर
बालक भी स्वाभाविक रूप से विकृत हो जाएगा। प्रकृतिवादी बालकों की शिक्षा व्यवस्था उनकी रुचि, क्षमता और स्वाभाविक विकास को ध्यान में रखकर देना चाहते हैं। ये कहना है कि जो भी प्रकृति ने दिया मूल रूप से वह प्योर है, वह शुद्ध है। उसके बाद उसमें वह जिन लोगों के बीच रहता है उन लोगों का प्रभाव पड़ेगा और इससे बालक विकृत हो जाएगा। इसलिए उन लोगों के प्रभाव से बचाने का प्रयास होना चाहिए। जिस तरह से गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो वह पूरी तरह से प्योर है, शुद्ध है, लेकिन जैसे जैसे वह वातावरण के और चीज़ों के संपर्क में आती है तो आप देखते हैं कि यहाँ तक आपके पास तक पहुँचते पहुँचते उसमें कई चीज़ें, कई बुराइयाँ मिल जाती हैं। तो ये ठीक उसी तरह से हमारे रूसो महोदय कहते हैं कि बालक बिल्कुल निश्चल होता है, निष्कपट होता है, वह नहीं जानता कि कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन ये हमारा संपर्क ही है जो कि उसमें इस तरह के अवगुण भर देता है। बालक को यह पूरी तरह से प्रकृति की निश्चल देन मानते हैं। अगली बात हम विचार करते हैं प्रकृतिवाद और अध्यापक, नेचुरलिज्म एंड टीचर। अब टीचर के संबंध में जो इनका विचार है वह विवादित जरूर है, लेकिन यह मानते यही हैं कि बच्चे को पूरी स्वतंत्रता मिले। अध्यापक कार्य करते वक्त इस बात का ध्यान रखें। क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, रखता हूँ आपके समक्ष। प्रकृतिवादी बाल केंद्रित शिक्षा व स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं और इस हेतु अध्यापक को वातावरण सृजित करने वाला मानते हैं। कीमती चीज़ है, केवल ये वातावरण सृजित करने वाला मानते हैं। वे अध्यापक में वैयक्तिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानवीय व प्रकृति प्रेम के गुणों को आवश्यक मानते हैं। जिसमें प्रकृति प्रेम का गुण है वही बच्चे को प्रकृति से जोड़ सकता है और उसे प्रकृति प्रेम भी सिखा सकता है, जिससे वे बालकों की योग्यताओं और अभिरुचियों को जान सकें। बच्चे की अपनी एक प्रकृति होती है और उस प्रकृति को जानना आवश्यक है, उसकी अभिरुचि को जानना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके प्रति समता, स्नेह और सहानुभूति के भावों को प्रदर्शित कर सकें और बच्चे उनसे भयभीत न हों। बच्चों को प्रकृति के सानिध्य में लाकर ऐन्द्रिक विकास करने हेतु रूसो ने अध्यापकों का आह्वान करते हुए कहा, क्या कहा कि ऑल विकेडनेस कम्स फ्रॉम वीकनेस, ए चाइल्ड इज बैड बिकॉज ही इज वीक, मेक हिम स्ट्रांग एंड ही विल बी गुड। बहुत ही कीमती लाइनें हैं कि ऑल विकेडनेस कम्स फ्रॉम वीकनेस, सारी की सारी जो दुष्टता है वह कमजोरी से आती है। और ए चाइल्ड इज बैड बिकॉज ही इज वीक, वो कमजोर है इसलिए बुरा है। मेक हिम स्ट्रांग एंड ही विल बी गुड, उसे मजबूत बना वो अच्छा हो जाएगा। आप समझिए इसका हिंदी अनुवाद कि सारे दोष कमजोरी से आते हैं, बालक कमजोर है इसलिए बुरा है, उसे बलिष्ठ बनाओ और वह अच्छा हो जाएगा। ये पंक्तियाँ इनकी बहुत फेमस हुई हैं और आप ये देखिए कि ये काफ़ी कुछ सार्थक संदेश देती हैं कि हमें उसे कमज़ोर नहीं रहने देना है। अध्यापक का कार्य है कि उसे मजबूत बनाने के लिए सारी की सारी क्रियाएं करे और वह क्रिया भी कैसी हो कि इस तरह का वातावरण सृजित कर दे जिससे कि वह अपने आप को इस तरह का बनाने के लिए तैयार कर सके और उसे लगे कि हाँ हमें यही करना चाहिए। अब हम विचार करते हैं शिक्षण विधियों पर। तो प्रकृतिवाद और शिक्षण विधि, नेचुरलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण विधि को समर्थन देते हुए निम्न शिक्षण विधियों का समर्थन करते हैं। कौन कौन सी शिक्षण विधियों को ये अच्छा मानते हैं? पहली है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। सारा का सारा केंद्र बिंदु बालक है और हमारी शिक्षण विधियां ऐसी बिल्कुल ना हो जो कि कृत्रिम हो बहुत अधिक और बच्चे की ओर ध्यान न देने वाली हो। हमें सारी बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को ही लेना है। बालक की जिस तरह की अभिरुचि है, जिस तरह की आवश्यकता है, जिस तरह की वह चाह रहा है, उस तरह की शिक्षण विधि हमें देने का प्रयास करना है। दूसरी बात, क्रिया प्रधान शिक्षण विधि। ये भी इस बात को मानते हैं कि जितनी अधिक इंद्रियां इन्वॉल्व रहती हैं उतना ही अच्छा अधिगम होता है। इसलिए क्रिया प्रधान होनी चाहिए शिक्षण विधि, जिसमें बच्चे खुद करके सीखें और जब वो करके सीखेंगे तब सीख भी जाएंगे और उन्हें अधिगम भी इतना अच्छा हो जाएगा कि वह हमेशा याद रहेगा। अगली बात, रुचि आधारित शिक्षण विधि। ऐसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाए जो कि उनकी रुचि पर आधारित है।
हर क्षेत्र विशेष में, हर अंचल विशेष में अलग तरह की रुचियां देखी जाती हैं, लेकिन वह रुचियां सामान्य रूप से कई लोगों में एक जैसी देखने को मिलती हैं। तो हमें देखना है कि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाला विद्यार्थी किन चीज़ों में रुचि ले रहा है और उस पर आधारित शिक्षण विधि विकसित करके हमें जो है उसका इस्तेमाल करना है, जिससे अधिगम प्रभावी हो जाए। अगली बात, भावना आधारित शिक्षण विधि। आप देखिए कि यहाँ सब कुछ कहते हुए, मैटर पर पूरा जोर देते हुए भी यहाँ पर ये बच्चे की भावना पर आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा तो मैटर का बना हुआ है, लेकिन मैटर जो है वह भावना से जुड़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे की भावना का, बच्चे की रुचि का, बच्चे के स्तर का, बच्चे के स्वभाव का, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगली बात ये कह रहे हैं कि भ्रमण द्वारा शिक्षण। आप देखिए ऊपर जहाँ क्रिया प्रधान शिक्षण विधि की बात की, करके सीखने वाली, यहाँ पर ये भ्रमण द्वारा भी एकदम नज़दीक ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी क्या है, वह है क्रिया प्रधान ही, क्योंकि बच्चा देख रहा है कि यह पुष्प इस तरह का है, अच्छा इसमें इतनी पंखुड़ियाँ होती हैं, ये पत्ता इस तरह का होता है, इसको इस नाम से जाना जाता है। तो यह सब वह भ्रमण के द्वारा अच्छी तरह से अधिगमित कर पाएगा। लेकिन इन ऊपर की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी शिक्षण विधियाँ मुक्त्यात्मक हों, बच्चे को स्वतंत्र चिंतन के लिए विकसित करें, इस तरह की स्थिति बनाएं जिससे कि वह स्वतंत्र प्राकृतिक चिंतन कर सके। इसलिए मुक्त्यात्मक शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लेक्चर मेथड या और तमाम मेथड्स की बात क्यों नहीं की। ये जिस तरह की आवश्यकता है, जिस तरह की बालक की प्रकृति है, उस तरह की शिक्षण विधियों का, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण विधियों का समर्थन करते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह की शिक्षण विधियों की बात की है। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, प्रकृतिवाद और अनुशासन, नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। इस बात को लेकर के इनकी बहुत अधिक आलोचना भी हुई और ये कहते हैं कि पूरी तरह से स्वतंत्रता दो। अब मान लो बच्चा अगर कुएं की जगत पर खेल रहा है और खेलते खेलते वो कुएं में गिर गया, तो क्या सीखेगा? प्रकृति ने उसको क्या सिखाया? वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो अंकुश भी आवश्यक है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, आप किसी भी तरह का उसे कोई दंड नहीं दे सकते, उसे किसी तरह की रोक टोक मत करो, उसको स्वाभाविक रूप से विकसित होने दो। इनका मानना था कि प्रकृतिवादी अध्यापक द्वारा किसी भी प्रकार दंड देने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि प्रकृति स्वयं दंड देगी। ये मुक्त्यात्मक अनुशासन चाहते थे और प्राकृतिक दंड व्यवस्था के कायल थे। आप देखिए वो कुएं वाला जो एग्जाम्पल है, उसमें तो बच्चे का जीवन ही खत्म हो जा रहा है। इस तरह से अगर मान लीजिए अंगारा उसे खिलौना लग रहा है और बच्चा उसको छू ले रहा है, तो छूने के बाद जलेगा, जल के बाद सीख जाएगा तो हाँ भाई ये छूने लायक नहीं है। चलिए अगर थोड़ा सा जल रहा है और सीख जा रहा है, कोई बात नहीं, वो कितनी पीड़ा सहेगा। हम उसे बचा सकते थे, लेकिन हम इनकी बात मान करके उसको बचा नहीं सकते। तो ये जो कुछ कह रहे हैं उसका मतलब तो यही है कि ये मुक्त्यात्मक अनुशासन चाहते हैं और प्राकृतिक दंड व्यवस्था के कायल थे। अगर बच्चा सिर जो है अपना पटक रहा है मेज पर, पटकने दो, जब उसे चोट लगेगी वो सीख जाएगा। इस तरह की बात का ये समर्थन करते थे। अगली बात, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। यहाँ पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनका संपूर्ण जो करिकुलम है उसे समझने के लिए प्रारंभ की 3 लाइनें बहुत ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इन्होंने शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान पर अधिक, यानी जो विज्ञान है उन पर तो इन्होंने ध्यान कैसे दिया है? अधिक ध्यान दिया। और अगली बात, साहित्य, कला, संगीत पर उससे कम, विज्ञानों से कम, है ना। और धर्मशास्त्र व नीतिशास्त्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप ये समझिए कि विज्ञानों पर अधिक ध्यान, साहित्य, संगीत, कला आदि पर उससे कम, और धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र पर तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। रूसों ने सैद्धांतिक ज्ञान का विरोध किया। खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी व हस्त कार्यों को महत्व प्रदान किया। वह नारियों हेतु गृह कार्य को उचित बताया। क्योंकि जो ये रूसो महोदय थे, ये अगर इनके हम व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन करेंगे तो ये दूध के धुले नहीं थे, और इन्होंने बहुत विषम स्थितियों से सीखा, और उस सीखने के क्रम में
कहीं इन्हें महसूस हुआ कि प्रकृति की ओर लौटने से बहुत सारी चीज़ों का निदान हो जाएगा। अब इसका जो पाठ्यक्रम है उस पर हर्बर्ट स्पेंसर महोदय भी, चूंकि बहुत बड़े प्रकृतिवादी माने जाते हैं और रूसों के समकक्ष इनको स्थापित किया जाता है, तो इन्होंने क्रिया आधारित पाठ्यक्रम का सुझाव दिया। वह किस तरफ से है देखिए आप। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम, इसमें ये 5 बातें कहते हैं: आत्मरक्षा, वंश वृद्धि व शिशु रक्षा, सामाजिक और राजनैतिक, अवकाश संबंधी क्रिया और जीविकोपार्जन की क्रिया। अब इनके लिए चाहिए क्या क्या? जैसे आत्मरक्षा के लिए तो वो स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन करे। स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी, स्वास्थ्य संबंधी नियम क्या हैं, आँख को, कान को, सारे जो अंग हैं उन्हें कैसे स्वस्थ रखा जाएगा, तो उस आत्मरक्षा के लिए स्वास्थ्य विज्ञान का उसे अध्ययन कराया जाए, तो ये क्रिया होगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं वंश वृद्धि और शिशु रक्षा के लिए इन्हें क्या पढ़ाना चाहिए? ये कह रहे हैं कि शरीर विज्ञान पढ़ाइए आप, बाल मनोविज्ञान पढ़ाइए, गृह विज्ञान पढ़ाइए। इससे जो है हम इस चीज़ को, ये जो क्रिया है वंश वृद्धि व शिशु रक्षा की, यह सही ढंग से विकसित हो सकेगी। और कह रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो ये कहते हैं कि इसके लिए आप इतिहास पढ़ाइए, समाजशास्त्र पढ़ाइए, अर्थशास्त्र पढ़ाइए। और ये चूंकि मानविकी विषय हैं, मानव के विकास के लिए आवश्यक हैं, इसी से ही राजनीतिक चिंतन बनता है और इससे से ही हमारे सामाजिक दायरे तय होते हैं। तो इससे सामाजिक और राजनीतिक जो क्रियाएं हैं उनके उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे इन विषयों को पढ़ाने से। अगली बात ये कह रहे हैं कि अवकाश संबंधी क्रिया ये कैसी हो, ये प्रोडक्टिव हो। और इसके लिए इन्होंने कहा कि साहित्य, संगीत, कला, कविता आदि जो हैं वह इसका माध्यम बनेंगी और अवकाश समय का अच्छा और बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। इन विषयों को इसमें शामिल किया जाए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यह सब करने के साथ साथ आदमी जिएगा कैसे? तो जीविकोपार्जन चूँकि उद्देश्य है, यह एक क्रिया है और इसके लिए इन्होंने विषय बताए भाषा, गणित, भूगोल और पदार्थ विज्ञान। क्योंकि पदार्थ, मैटर को तो ये सब कुछ मानते ही हैं, विचार सेकेंडरी है, तो मैटर पर ही आधारित है हमारा अवलंबन। इसलिए ये कहते हैं कि भाषा आए उसको जिससे कि वह विचार विनिमय कर सके, गणित आए कैलकुलेशन कर सके, भूगोल, पदार्थ विज्ञान, तो जब वो जानेगा तब वह जीविकोपार्जन के साधन को प्राप्त कर लेगा और प्राकृतिक व्यवस्थाओं से जीवित रहेगा और बढ़ेगा। अब हम करते हैं प्रकृतिवाद का मूल्यांकन, एस्टिमेट ऑफ नेचुरलिज्म। अगर हम प्रकृतिवाद के किसी भी वाद का अगर हम मूल्यांकन करना चाहें तो उसके 2 ही आधार होते हैं। एक तो होता है गुण और एक होता है उसकी कमियां, कि मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही आपके समक्ष रख दे रहा हूँ, जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा कि इसका उचित मूल्यांकन क्या होगा, कौन सी चीज़ें स्वीकार्य हैं, कौन सी चीज़ें किसमें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें इसमें अच्छी नहीं हैं। मूल्यांकन हेतु गुण दोषों का विवेचन आवश्यक है, इसलिए पहले गुण और उसके बाद कमियों पर विचार करेंगे। तो पहले हम गुण ले लेते हैं। तो प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्षेत्र को दिशा दी, जिससे प्रभावित होकर पॉल मुनरो महोदय कहते हैं, नेचुरलिज्म हैज़ गिवन इम्पेटस टू द क्लियर फॉर्मेशन of the psychological, sociological and scientific conception of education। प्रकृतिवाद ने शिक्षा की मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा वैज्ञानिक धारणा के स्पष्ट निर्माण में प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो मनोवैज्ञानिक की बात हो, चाहे समाजशास्त्र की बात हो, चाहे वैज्ञानिक धारणा की बात हो, यह सारी की सारी हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसको हम महसूस करते हैं, उसका हम अनुभव करते हैं। तो इस सब को इन्होंने प्रेरणा दी और जो उस तरह के विज्ञान थे जो कि परलोकवादी विज्ञान थे, जो परलोकवादी व्यवस्थाएं थी, उन सब से जो है ये इन्होंने दूर ले जाने का प्रयास किया है। तो प्रेरणा के इस प्रभाव को निम्न गुणों में समावेशित देखा जा सकता है। कौन कौन से गुण हैं इस प्रकृतिवाद के, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्भव, ये बहुत जरूरी था कि शिक्षा को बाल केंद्रित किया जाए, अपनी विद्वता दिखाने का प्रयास न हो, बल्कि बच्चे को ध्यान में रखा जाए, यह इसका एक गुण कहा जाएगा। दूसरी बात कि बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, यह भी इसका गुण कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे को स्वतंत्रता देने से जितना अच्छा विकास होगा, उतना स्वाभाविक विकास उसे किसी तरह से बांध करके चलने में नहीं होगा, उसे दबाव बनाने से उसका उतना अच्छा विकास नहीं होगा। इसलिए यह भी इसके गुणों में रखा गया है। दूसरी बात कि दमन का विरोध, बच्चे को दमन न किया जाए,
और उसके ऊपर दबाव न बनाया जाए। आप समझिए, आपने पहले की जो व्यवस्थाएं पढ़ी होंगी कि वैदिक काल में कठोर अनुशासन था, मुगल काल में तो बोरे में बंद करके और मिर्च के बोरे में इस तरह से दंड देने की व्यवस्थाएं थीं, वो सब कुछ गलत है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, बच्चे के साथ कोई दमनीय व्यवहार नहीं किया जाए और बच्चे को स्वाभाविक रूप से हम रखें, उसका स्वाभाविक विकास हो, दमन न किया जाए। दमन का ये पूरी तरह से विरोध करते हैं। अगला जो गुण है, ये तीसरा गुण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इस तरह की बात नहीं करेंगे तो बच्चे का स्वाभाविक विकास हो सकेगा। चौथी बात, बालक अनेक शक्तियों का केंद्र। यहाँ ये स्वीकार करने में बड़े लोग अक्सर विरोध करते हैं। असल में उनके सामने जो समस्या आई है, जरूरी थोड़ी है कि वैसी की वैसी विद्यार्थी के सामने आएगी, बालक के सामने आएगी। तो हमें उसे इस लायक बना देना है कि वो विभिन्न स्थितियों में सोच सके और बाकी शक्ति उसके अंदर है, वह उससे निपट लेगा। क्योंकि ठीक वैसी की वैसी स्थिति आना आवश्यक नहीं है और बड़े लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो प्रकृतिवाद एक दिशा देने का प्रयास कर रहा है कि बालक खुद अनेक शक्तियों के केंद्र है, आप इस बात को स्वीकार करें और उसे इस लायक बना दें कि विभिन्न समस्याओं से जूझ सके। अगली बात, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को समर्थन। ये कह रहे हैं हमें डेमोक्रेटिक वे रखना चाहिए, हमें डिक्टेटर नहीं हो जाना है, हमें अधिनायकवादी नहीं हो जाना है, हमें उसके ऊपर दबाव बनाने वाला नहीं हो जाना है। और इसलिए कह रहे हैं इस शिक्षा के माध्यम से समर्थन मिला है उन तरीकों को जो कि प्रजातांत्रिक हैं, जो सबके विकास में सहयोगी हैं। तो ये एक बहुत कीमती गुण है प्रकृतिवाद का। अगली बात, पाठ्यचर्या निर्माण में रुचि, स्वतंत्रता, स्वक्रिया व विकास पर बल। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुचि का ध्यान रखा जाए, स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए, उसे करने के लिए क्रियाएं खुद मिलें और उसके विकास पर ध्यान दिया जाए। यह इसका एक विशेष गुण है। अगली बात, जो हम पद्धतियां देखते हैं जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई हैं, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और प्रोजेक्ट पद्धति, ये बहुत ही कीमती है। और प्रोजेक्ट पद्धति में तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करके भी और उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, अलग अलग क्षेत्र में उसे बांट करके भी उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो ये इतनी अच्छी विधियों का विकास प्रकृतिवाद के आलोक में ही हो सकता था और इसी के आलोक में इनका विकास हुआ भी। अगली बात, व्यवहारवाद की उत्पत्ति का कारक। बाद में जो आपको व्यवहारवाद देखने को मिला, प्रैग्मेटिज्म जिसे आप प्रयोजनवाद कहते हैं, वह इसी के कारण हुआ, क्योंकि यह हमें उस धार्मिकता से जो कि काल्पनिक थी दूर ले गया। यह हमें उनके उन घेरों से निकाल करके ले गया जहाँ पर कि कर्म का एक निश्चित तरीके का कांड हुआ करता था, जहाँ पर कि वह असमानता की व्यवस्थाएं बन गई थी, उनसे मुक्त कराने का इसने जो व्यवस्था की, उससे हम व्यवहारवाद के नज़दीक आए। अगली बात, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा। इन्होंने परिकथाओं से हमें दूर ले गए, दूसरे लोग से दूर ले गए, परलोक की धारणाओं का खंडन कर दिया और इस तरह से इन्होंने हमें वैज्ञानिकता की ओर बढ़ा दिया। यह भी इसका एक विशेष गुण है। अगली बात, बाल मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग। सब कुछ बालकों के ऊपर आधारित हो, इसको समझने के लिए उनके मन को समझना बहुत आवश्यक था और मनस को समझने के लिए मनोविज्ञान का विकास बहुत आवश्यक था। तो बाल मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग, ये इनका एक बहुत ही कीमती गुण माना जा सकता है। अगली बात, प्राकृतिक वातावरण में विद्यालय। ये कह रहे प्रकृति की ओर लौटो, जो इनका नारा था वही ये कह रहा था कि उसे कृत्रिमता से दूर ले जाओ। यहाँ तक कि रूसो महोदय तो ये भी कहते थे कि जो दीवारें हैं विद्यालय की, वो मुर्दे की आंखों के मानंद उसको घूर रही हैं, तो इससे इनको दूर ले जाओ और प्रकृति के वातावरण में अच्छा अधिगम होगा, प्रकृति के समीप इनको ले जाना चाहिए। अब इसमें क्या कमियां हैं, आइए इन पर भी विचार कर लेते हैं। स्वतंत्रता पर आवश्यकता से अधिक बल। जैसा कि मैंने कहा कि इतनी अधिक स्वतंत्रता स्वच्छंदता की ओर न ले जाकर के उन्हें निरंकुश बना देगी। तो इतनी अधिक स्वतंत्रता भी न दिया जाए, बल्कि जहां आवश्यक हो वहां पर हस्तक्षेप आवश्यक हो। दूसरी बात, दूसरा दोष इसका क्या है कि प्राकृतिक अनुशासन न्याय आधारित नहीं है। अब वो जो मैंने कहा कि अगर बालक कुएं में गिर के मर जाए तो प्रकृति के हिसाब से तो वो दंड मिल गया उसको, लेकिन वो सीखा क्या? वो तो खत्म ही होगा, जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया वो कैसे सीख पाएगा? तो जहां पर हमें ये लग रहा है कि बच्चे के जीवन का खतरा हो जा रहा है और वहां पर प्रकृति के हिसाब से जो दंड मिलने वाला है वो बहुत खतरनाक है, तो ये तो एक उसकी डिमेरिट है। यहाँ पर भी हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगली बात, भविष्य की उपेक्षा। ये सब कुछ आज ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं,
वर्तमान पर ही इनका फोकस है, इसलिए किसी स्ट्रेटेजी से चूंकि दबाव पड़ जाएगा उसकी आवश्यकता को महसूस नहीं करते। तो भविष्य की उपेक्षा करना कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। केवल वर्तमान पर बल देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे कि हमें सफलता लगातार मिलती रहे और जीवन पर्यंत मिलती रहे। अगली बात, आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा। इन्होंने जो आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा की उससे भी यह जड़वादी चिंतन हो गया। जड़ का समर्थन कर दिया, तत्वों का समर्थन कर दिया, लेकिन मनुष्य में चिंतन की भी तो एक विशिष्ट शक्ति है और बहुत सारी चीज़ें अध्यात्म की देन है जिससे कि उसमें नैतिक बल आता है। अगर हम नैतिकता को ही खो बैठेंगे, अध्यात्म को ही खो बैठेंगे, तब पशुता मुखर न उठेगी। इसलिए आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा करना यह भी इसकी एक डिमेरिट है। ये सही है कि उस काल में बहुत अधिक प्रपंच आ गया था और कुछ लोगों की समर्थक हो गई थी, लेकिन उसके जो मूल तत्व थे, जो नैतिकता थी, जो आध्यात्मिकता का उच्च कोटि का दर्शन था, उसकी उपेक्षा करना तो किसी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगली बात है, जो पांचवा बिंदु है इनका, कि पाठ्यक्रम के महत्व में कमी। बालक पाठ्यक्रम का आधार। अब ये कह रहे हैं कि केवल बालक ही पाठ्यक्रम का आधार है, सब कुछ हम उसको ध्यान में रख करें, लेकिन आप ये तो सोचिए कि बालक का जो चिंतन स्तर है वह अभी विकसित नहीं हुआ है। उस बालक के लिए क्या अच्छा है यह समझने के लिए जो पीढ़ी पहले आ चुकी है वह अच्छा रोल प्ले कर सकती है, तो इसको हमें मानना चाहिए। इसलिए स्टेप वाइज विकास के लिए हमें कार्य करना चाहिए और ये इसकी डिमेरिट है कि उसके महत्व में कमी हो गई। पाठ्यक्रम के महत्व में, पाठ्यक्रम बच्चे की प्रगति के लिए बना होता है। आप देखिए, आपने बाद में पढ़ा होगा कि वुड डिस्पैच में क्रमिक विद्यालय अस्तित्व में आए। तो क्रमिक विद्यालय का मतलब क्या है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, मैट्रिक स्तर। तो ये स्तर अलग अलग पाठ्यक्रम इन स्तरों का था और यह माना गया था कि इस स्तर के बालक को इतनी चीज़ आनी चाहिए। और जब हम इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं तब फिर वह चीज़ उसको आती है। अगर हम इस उद्देश्य को लेकर नहीं चलेंगे तो कैसे आएगी वो चीज़? तो बालक का विकास नहीं हो पाएगा और वर्तमान समय में वो प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं बन पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम के महत्व में कमी का आना ये उसका एक डिमेरिट था। आगे, अध्यापक को गौड़ स्थान। ये कह रहे हैं कि अध्यापक का स्थान तो पर्दे के पीछे है, सेकेंडरी है, उसे सामने नहीं आना है, उसे केवल माहौल बना देना है। भाई, माहौल बना करके देने पर भी हम देखते हैं कि एक ही चीज़ से अलग अलग तरह की क्रियाएं बालक कर लेते हैं। भाई, एक ही चाकू से काट करके फल खाया जा सकता है, उसी चाकू को दूसरे को घोंपा भी जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो वातावरण बना रहे हैं उस वातावरण से वह उद्देश्य प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है। जब तक हमारा सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा अध्यापकों का तब तक स्थिति नहीं बनेगी। तो सेकेंडरी पोजीशन देना अध्यापकों को यह भी उचित नहीं लगता। अगली बात, आदर्श विहीनता की स्थिति का जन्म। ये कोई आदर्श न रखा जाए, अपने आप मूल्यांकन किया जाए। बालक का विकास इतना नहीं हुआ है और हर स्तर पर वह इतना मजबूत, इतना नहीं है कि वह स्व मूल्यांकन कर सके। तो यह तो कल्पना ही भ्रामक लगती है। अगली बात, उपयोगितावाद को अधिक प्रश्रय। कार्य परिणाम का आकलन करके कि परिणाम उन्मुखी होना चाहिए कार्य, ये इन्होंने एक तरह से इसमें अनैतिकता को भी प्रश्रय दे दिया कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता आवश्यक है। आपका सारा का सारा ध्यान साधन के माध्यम से साध्य की प्राप्ति पर है, तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। अगली बात, उच्च शैक्षिक उद्देश्यों का अभाव, लक्ष्य आधारित योजना का अभाव। लक्ष्य पर आधारित ही होती है हमारी सारी योजना, और जब हमारा मंतव्य ही आदर्श से विमुख है तो उच्च शिक्षा का तो उद्देश्य ही ऊंचे से ऊंचे प्रतिमान को कायम करना है और उससे विमुख हो जाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता। ये जो इन्होंने कहा कि पुस्तकों की अवहेलना की जाए, तो पुस्तकों की अवहेलना करना ये कैसे उचित माना जा सकता है? हम किस तरह से पुरानी सभ्यता से विद्यार्थी को जोड़ेंगे? जो सभ्यताएं विनष्ट हो गई उन्हें हम कैसे दिखाएंगे? उस संस्कृति से हम कैसे परिचित कराएंगे? और जब हम उनसे परिचित नहीं कराएंगे तो आज की व्यवस्था को संरक्षण करने की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो पुस्तकों की अवहेलना करना किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता। यह भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है।
अगली बात, ये वैयक्तिकता पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि बच्चा अपने इंडिविजुअल विकास के लिए ही सोचेगा हमेशा। और अगर केवल अपने लिए सोचेगा, अपने अपने के लिए सोचेगा, तब तो ये समाज विरोधी बात हो जाएगी। बाद में आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में लें, यहाँ कहा जाता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम। हम तो विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, विश्व परिवार की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर एक इंडिविजुअल के विकास की बात हो रही है। इससे समाज विरोधी भावना बढ़ेगी और ये निश्चित रूप से इसका विरोध किया जाना चाहिए और यह गलत है। अगली बात, प्रकृतिवादी शिक्षा की अभावात्मक कल्पना। यह जो अभावात्मक परिकल्पना है यह भ्रामक है। इन्होंने कहा कि क्या नहीं सीखना ये बताया जाए। अब क्या नहीं सीखना ये तो बताया जाए, है ना, कि परावलंबी मत बनो यह तो करा जाए, लेकिन क्या सीखें ये नहीं बताया। हमें ये बताना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए, ये नहीं बताया। स्वावलंबी बनो यह नहीं बताया, तो इसे हम कैसे उचित मान सकते हैं। जब हम इस तरह की स्थिति को सामने रखेंगे तो उसी तरह का परिदृश्य, उसी तरह की चिंतन शक्ति का विकास बालक के मनोमस्तिष्क में होगा, तभी उसका स्वाभाविक और अच्छा विकास होगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि एक लगभग नियत सा समय होता है, उसमें ही सब कुछ प्राप्त करना होता है, उसमें ही पूरा विकास करना होता है। तो अगर इनके हिसाब से चलेंगे तो ये जीवन तो बहुत छोटा हो जाएगा और सारे उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हमेशा इस तरह की स्थिति बनने से उसका जन्म लेना और सब कुछ जो है वह गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन डिमेरिट्स पर भी ध्यान दिया जाए, और अगर हम प्रकृतिवादी की व्यवस्था में जोड़ दें थोड़ा सा आध्यात्मिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, तो ये और अधिक अच्छा हो सकेगा। तो प्रकृतिवाद को रखने का प्रयास किया है। जो 15-15, 20-20 दिन में हो पाता है उसे 1 घंटे में करने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। ये जहाँ पर ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ educationacharya.com पर इसकी PDF कॉपी उपलब्ध है। और धन्यवाद, थैंक यू।